नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना। जैसा कि आपको पता है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा आपके लिए हर सप्ताह साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्लास आयोजित कराई जाती है। तो 72nd जो इसकी क्लास है वो कल रात्रि 8 बजे से आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज के न्यूज़पेपर में। यह आपको प्रश्न संख्या 1 पर भी मिलेगा और 10 पर भी मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है COP27 की जो बैठक है वो इजिप्ट में हो रही है। तो उसमें भारत के द्वारा भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का प्लान यहां पर रखा गया है कि भाई हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं भारत में, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ये आपका प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो COP27 हो रहा है तो बेसिकली उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि मैपिंग की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये आपका इजिप्ट का मैप है, अफ्रीका का मैप आप देख रहे हो। यहां पर है शर्म अल शेख, ठीक है। तो इस लोकेशन को याद रखिएगा। शर्म अल शेख में ही COP27 की बैठक चल रही है। इधर आप देखोगे तो ये आपको लाल सागर मिलेगा, यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, ये सुएज कैनाल मिलेगी आपको, जो पोर्ट साइड इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सिनाई पेनिनसुला आप देख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, इंडिया का जो प्लान है कि उसको क्या करना है, नेट जीरो करना है। तो वो नेट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे काम उसको अभी से करने पड़ेंगे। अब जैसे आपको पता होगा COP26 जो हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत 5 टारगेट दिए गए थे, ठीक है। तो ये टारगेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसमें से जो देखिए 5th वाला टारगेट है कि 2070 तक भारत को क्या करना है, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, ठीक है। नेट जीरो का मतलब क्या हो जाता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड भारत उत्पन्न करेगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भारत उसके अवशोषण के लिए भी प्रयास करेगा। मान लीजिए 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो इतने वृक्ष यहां पर लगे होंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां इन वृक्षों के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये हमारा 2070 तक का लक्ष्य था। अब देखिए, इस आर्टिकल में सबसे पहला जो स्टेप बताया है वो ये है कि जो परमाणु ऊर्जा की क्षमता है उसको 3 गुना करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका जो टाइमलाइन है वो है 2032 तक। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे हो, 2032 तक हमको क्या करना है, परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करना है। अब देखिए, जब भी ऊर्जा की बात होती है तो वहां पर विद्युत की बात होती है, ठीक है। तो विद्युत को किस तरीके से बनाया जाता है, इस चीज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब भारत के अंदर आपको पता है कि 70% जो विद्युत होती है वो कोयला संयंत्रों के द्वारा बनाई जाती है। तो उससे जाहिर सी बात है कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन का एमिशन हो रहा है वहां पे। तो यही विद्युत अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट से बनाने लग जाएंगे तो उसमें कार्बन का कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा। तो हमारा टारगेट क्या है कि 2032 तक हमको क्या करना है, 3 गुना अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हब बनना है हमको, ठीक है। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है दुनिया हमसे निर्यात करेगी, ठीक है। तो उसका एक इंटरनेशनल हब भारत को बनाना है। अब जैसा कि यहां पर भी आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था। तो उसका मुख्य उद्देश्य ही था क्या, ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना इंडिया को। अब इसमें एक और टारगेट निकला हुआ है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो करनी है वो हमें 20% करनी है 2025 तक। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में मैं एक एक बेसिक चीज आपको समझा चुका हूं पहले भी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि भाई जो पेट्रोल है उसमें क्या मिला देना है, इथेनॉल मिला देना है। तो अभी का जो हमारा टारगेट था 10% का वो हमने अचीव कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है 2025 तक हमको कितना करना है, 20% पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण करना है। अब जाहिर सी बात है जितना पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे उतना पेट्रोल भी कम लगेगा और पेट्रोल की जो दहन क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम पेट्रोल जो है वो जलकर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो जिससे कम कार्बन उत्सर्जन होगा। दूसरा, जो कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता होती है दूसरे देशों पर, वो भी कम होगी। अब निर्भरता कम होगी तो उसका जो भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास बचेगा, हमको वो देना नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए बात करी जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स जो होंगे उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, तो उसको यहां पर भारत बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस के इंक्रीज की बात करी जा रही है। देखिए, जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चा करी थी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में, जीसीएफ के बारे में, ठीक है। तो जीसीएफ बनाया ही इसीलिए गया था कि उसमें जो विकसित देश हैं वो कुछ पैसा यहां पर देंगे इस फंड में, और ये पैसे को कहां लिया जाएगा, जो विकासशील देश हैं उनके अंदर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं या जो भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तकनीक है उसमें ये पैसा खर्च करा जाएगा। बट यहां पर जो फंड था उसमें अभी तक का जो $100 बिलियन का अमाउंट था वो अभी तक इसमें जमा नहीं हो पाया। तो यहां पर इंडिया ने यह भी बोला है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको और बढ़ाया जाए, और किसके द्वारा, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके द्वारा। देखिए, इस आर्टिकल में ना, जैसे कि यहां पर बात हो रही है नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन में यहां पर एक शब्द आया है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का यहां पर मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है, आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं। ये आप देख पा रहे हो, जैसे नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन था, तो उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसको रिप्लेस कर देना है किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। इसके फायदे हैं, एक तरह से स्वच्छ जो ईंधन है वो लोगों को मिल पाएगा, जीवाश्म ईंधन पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम होगा, कोयले पे निर्भरता, कच्चे तेल पे निर्भरता, यहां जैसा मैंने आपको बताया कच्चे तेल का जो आयात होगा वो भी कम होगा। और हमको करना क्या है, एक एक्सपोर्ट हब बनना है ग्रीन हाइड्रोजन का, यानी कि लोग हमसे हाइड्रोजन जो ईंधन है वो खरीदेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन की बात हो रही है वो कौन से हाइड्रोजन की बात हो रही है, वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यहां पर देखिए क्या है, तो उसके पहले आप ग्रे हाइड्रोजन समझो। देखिए, हाइड्रोजन को बनाया कैसे जाता है ये समझना पड़ेगा आपको। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, हम जल से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जल में इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, जिसमें जल में विद्युत प्रवाहित करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो जल में मैंने आपसे बोला विद्युत प्रवाहित करोगे, तो ये जो विद्युत है जो आप जल में प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप बना कैसे रहे हैं। अगर ये किसी जीवाश्म ईंधन से आ रही है, ठीक है, तो यानी कि उस जीवाश्म ईंधन ने जल के CO2 उत्पन्न करा होगा। आप CO2 तो ऑलरेडी उत्पन्न हो गया, अब हाइड्रोजन आप बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन का मतलब होता है ये जो CO2 निकल रहा है, आपने इसके अवशोषण के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रखा है, तब भी ऐसा नहीं है कि CO2 नहीं निकल रहा। तो इस टाइप के हाइड्रोजन को हम लोग ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि भाई यहां पर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को आप पैदा कर रहे हो, या फिर किसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत पैदा कर रहे हो, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से आपने विद्युत बना लिया, अब उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा तो उससे भी मात्रा में CO2 बाहर नहीं आएगा, उल्टा ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो इससे जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो भारत का लक्ष्य यह है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना है। इसी तरीके से देखिए, यहां पर एक बात हो रही है LTLEDS की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। इसका मतलब सीधा सा होता है कि भाई कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कैसे कोई देश करेगा, उसके बारे में जो रणनीतियां बनाई जाती हैं उसी को बोलते हैं LTLEDS। तो भारत बोल रहा है यहां पर कि देखिए, ये जो आप कार्बन बजट तैयार करते हो ना, ये कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई देखो, जो विकसित देश हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पहले कर चुके हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट पहले हुआ, उनके पास इतना पैसा था, सारे संसाधन थे, तो उन्होंने खूब सारा कार्बन उत्सर्जन किया। अब विकासशील देश जो हैं वो भी अपने आप को विकसित देश की कैटेगरी में लाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो उद्योग धंधे लगाते हैं उनसे भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो जो भी आप कार्बन बजट बनाओ तो इस चीज को देख के बनाओ कि पहले ऑलरेडी ये कार्बन उत्सर्जन बहुत मात्रा में कर चुके हैं। दूसरा, यहां पर देखिए एक स्कीम की बात हो रही है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड की। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा चलाई गई स्कीम है। इसका मतलब ही ये था कि भाई कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, कोयले से जो विद्युत बन रही है बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग होते हैं ना, इनकी ऊर्जा दक्षता में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इनसे कम कार्बन उत्सर्जन कैसे कराया जा सकता है, उसके लिए क्या है ये योजना लाई गई थी। अब इसमें होता क्या है ना, मान लो एक ये X उद्योग है, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग है, तो इसको एक टारगेट दिया जाएगा कि भाई तुम 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जन करोगे बस। तो अगर ये अपना टारगेट अचीव कर लेता है, टारगेट के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, तो इसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, इसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट ना एक तरीके का इंसेंटिव होता है। ये सर्टिफिकेट ये क्या करेगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहां पर इन सर्टिफिकेट
का एक्सचेंज ट्रेड हो पाएगा और इनको यहाँ पर बेचा जा सकता है, जिससे क्या है कि उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी याद रखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम था। ठीक है, इस कार्यक्रम के जरिए 2008 को स्टार्ट करा गया था। तो टोटल ना 8 टोटल राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल थे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, सौर मिशन, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल, हिमालयन, हरा भारत। तो इस तरीके के ये 8 राष्ट्रीय मिशन इस पूरे प्लान के अंतर्गत आते थे। इसमें जो ये बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है ना, इसी के अंदर ये वाला जो पैट स्कीम है ये आती है, जो नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो पैट स्कीम जो है वो किसके अंदर आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, NMEEE के अंदर पैट स्कीम आती है। और ये पैट स्कीम, अब अगर बीई के बारे में जानना है तो ये चीज याद रखिएगा, इस पे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो जो अधिनियम है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत में करी गई है 2002 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जो भी अत्यधिक ऊर्जा की मांग होती है ना, उसको कैसे कम करा जा सकता है, ये इसका मेन फोकस होता है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार जो मैंने अभी आपको बताया। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 7 पर मिलेगा, जिसको आप सेकेंड पेपर से यानी कि एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां पर शिक्षा से, यानी कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो देना सरकार का कर्तव्य है, और ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा अपने उस अधिकार से पीछे वंचित रह जाए। इस आर्टिकल की देखिए शुरुआत होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2021 की अगर बात करेंगे तो 2021 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी आई है, 132 रैंक आई है। तो राइटर यहां पे बताते हैं ये स्थिति एक वार्निंग की स्थिति है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें 3 फैक्टर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला तो आता है कि जो हेल्दी लाइफ होती है वो पहला इसका घटक होता है, दूसरा शिक्षा घटक होता है। अब शिक्षा के घटक में यहां पर आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कोई बच्चा कितना अपने जीवन का समय स्कूल में बिताता है। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, यानी कि इसमें उसकी आय की बात होती है या और जो मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं उनकी बात होती है। तो ये 3 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि 191 देशों में से 132 रैंक जो थी ये इतनी अच्छी नहीं थी भारत की। अब जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी तो उसने ये टारगेट अपना बना के चल रहे थे कि 2025 तक हमको क्या करना है, एक यूनिवर्सल जो लिटरेसी होती है, सार्वभौमिक साक्षरता होती है, उसका टारगेट है हमारा 2025 तक। बट क्या हम अपने उस टारगेट को पा पाएंगे? तो राइटर यहां पर कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि हमारी गलतियां हुई कहां कहां पर और हमने क्या क्या प्रयास करे। ये देखिए ये आपके ना मेंस और प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारी छोटी छोटी सी योजनाएं भी गवर्नमेंट की आई हैं। देखिए राइटर बताते हैं यहां पर शुरुआत हो रही है वर्ल्ड के लेवल पे शुरुआत हो रही है। देखिए यहां पर मैं इंडिया का बात करता जाऊंगा, इधर मैं वर्ल्ड की बात करूंगा। ठीक है, तो 1990 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉमटियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जॉमटियन कॉन्फ्रेंस नाम से थे। मैं एक बार इसको फिगर दिखाता हूं इसका आपको। ये मैंने ऑफिशियल जॉमटियन कॉन्फ्रेंस का एक डॉक फाइल मिला था तो वहां से निकाला है। देखिए लिखा हुआ है कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें साफ साफ बात करी गई है सबके लिए शिक्षा की। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये भी आपको पता होना चाहिए थाईलैंड में हुई थी 1990 में। जॉमटियन जो शहर है, अब जो भी इसका उच्चारण हो वो आप देख लीजिएगा। तो ये थाईलैंड में 1990 में हुई थी, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया। तो ये भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं ना कि रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किस चीज से संबंधित है, तो आपको पता होता है कि भाई वो ओजोन से संबंधित है। इसी तरीके से जॉमटियन पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे संबंधित है, एजुकेशन से, शिक्षा से। देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, यानी कि ये मौलिक अधिकार होना चाहिए फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों का। उसमें वुमेन्स भी हैं, मेंस भी हैं, ऑल एजेस, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़ा जो भी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, उसको पाना चाहता है, ये उसका एक मौलिक अधिकार है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम ये था, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करा था, तो यूनिसेफ की बात करी, यूएनडीपी, यूनेस्को, है ना, वर्ल्ड बैंक, तो इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। परंतु यदि भारत का उदाहरण राइटर यहां पे बताते हैं तो 1987 में, यानी कि इससे ठीक 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले ही भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की या बात करी जाती है, चाइल्ड एजुकेशन की बात होने लगी थी। कहां पे? राजस्थान के अंदर। ठीक है,
राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, यहां पर आप देख पा रहे होगे शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, ये है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट राजस्थान, आप देख पा रहे हो 1986 का ये डॉक्यूमेंट है। लिखा क्या हुआ है कि ये जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था, बेसिकली ये था क्या, किस लिए इसको बनाया गया था। तो यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रारंभिक परीक्षा में आ सकता है। जो गरीब बच्चे हैं उनका स्कूल में मैक्सिमम इनरोलमेंट हो, अगर वो फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। और बेसिकली यहां पर बात हो रही थी लड़कियों के बारे में, ठीक है, जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट, यानी कि जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको वापस लाना है। टीचर्स एब्सेंटी, ये इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि कई बार देखा गया था कि वहां पर राजस्थान के अंदर जो गांव होते थे ना, और उसमें से भी जो थोड़े से पिछड़े गांव होते थे, तो वहां पर जो स्कूल होते थे वहां पर जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा एब्सेंट होते थे, ठीक है। तो अब टीचर ही नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का। अब इसका नाम शिक्षा कर्मी क्यों रखा गया, देखिए अब जहां पर भी टीचर एब्सेंट हैं तो वहां पर क्या करा जाएगा, वहां पर दो लोगों को, ठीक है, दो एजुकेशनल वर्कर्स उनको बोला जा रहा है, उन्हीं को शिक्षा कर्मी बोल रहे हैं। जैसे कर्मी को वर्कर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो यहां पर एजुकेशनल वर्कर्स की बात हो रही है। ये क्या करेंगे, टीचर्स की जगह पर उस स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है पहले इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इनको सिखाया जाएगा, फिर ये इस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहां पर देखिए इंडिया के अंदर 1987 में ही ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सुनेंगे तो फिर लगेगा कि जब इतनी पहले से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो आज भी हम अपने टारगेट को लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं। यहां पे राइटर बता रहे हैं कि 1990 में बिहार में भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया बच्चों की शिक्षा को लेकर, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें भी जो प्राइमरी एजुकेशन था इसको फोकस करा गया। तो यहां पर टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती थी 10 दिनों की उजाला मॉड्यूल के अंदर, फिर वो जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। यहां पर राजस्थान का एक और उदाहरण लिया जाता है लोक जुम्बिश का, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मुख्य उत्तर परीक्षा में आप ये सब फैक्ट लिखेंगे। जुम्बिश जो है अब ये 1992 में स्टार्ट करा गया था राजस्थान के अंदर। इसमें क्या था कि लोकल के जो लोग हैं, जो सामुदायिक कम्युनिटीज बनाते हैं और वो एजुकेशन देंगे। बेसिकली इसमें एजुकेशन दी गई थी किसको, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको, जो जनजाति समूह है। तो लोगों के द्वारा समुदाय बना के शिक्षा दी जा रही थी। अब यहां पर राइटर बताते हैं 1993 में एक केस आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके पहले आपको यह भी केस जानना होगा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जाता है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन होता है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था। इसमें यहां पर इन्होंने जिक्र नहीं करा, इसलिए मैंने सोचा मैंने आपको बता दूं। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसी में यह निर्णय लिया गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो 14 वर्ष तक उनका क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर सरकार के द्वारा देखिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करा गया था 1994 में। तो उसमें प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस करा गया था। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभियान आता है सर्व शिक्षा अभियान। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं। तो सर्व शिक्षा अभियान सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी थी। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करेंगे, ये नए विद्यालय खोलेंगे जहां पर विद्यालयी सुविधाएं नहीं है वहां पर, ठीक है, कमरे, शौचालय, पीने का पानी और जो मेंटेनेंस होता है वो सब भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। जहां पर टीचर्स नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा टीचर्स दिए जाएंगे। जो टीचर्स हैं उनको भी यहां पर ट्रेनिंग मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ाना है, प्रैक्टिकल कैसे कराना है, नए नए तरीकों से बच्चों को समझाना कैसे है। तो ये बहुत ही एक बड़ी योजना थी। बट यहां पर राइटर बताते हैं कि अभी भी जो टीचर्स थे तो यहां पर गुड टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। हम कैसे अच्छे टीचर्स को नौकरी पे रखें, इसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं था। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के बारे में या यहां पर लोक जुम्बिश में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि गांव के लोग हैं उन्हीं को ट्रेन करा जा रहा है, उन्हीं को टीचिंग की जॉब दी जा रही है। लोक जुम्बिश में जो वहां के लोकल समुदाय है वही लोग टीचिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खराब है, बट अगर यहां पर कोई प्रोफेशनल टीचर होता तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को वहां पर पढ़ा सकता था। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी है, पंचायत को, लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट होती है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, अच्छे टीचर्स को लाएं। तो यहां पर जो कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय होते हैं या जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका बहुत बड़ा योगदान यहां पर आ जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का योगदान आ जाता है, कई सारे जो एनजीओज होते हैं उनका योगदान आ जाता है। उसी
योगदान में कई सारी चीजें यहां पर राइटर ने बताई हैं। मैं आपको दिखाता हूं, पहले इसका फिगर दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे इन्होंने बताया कि देखिए, एक सरकार ने प्रोग्राम चलाया था निष्ठा प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें क्या करना था, जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम था बेसिकली ये, ठीक है, तो उनको और ट्रेनिंग स्किल वो कैसे और अच्छी कर सकते हैं। यहां पर इसका फोकस था कि बुक से पढ़ाने की बजाय आप क्या करो, प्रैक्टिकल करके बच्चों को समझाओ। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस पूरे प्रोग्राम का। परंतु ये प्रोग्राम उतना सक्सेस हो नहीं पाया राइटर के अनुसार यहां पे, क्योंकि यहां को इसको इंप्लीमेंटेशन इसका अच्छा नहीं करा गया। बिकॉज यहां पर जो शासन की कमी राइटर बताते हैं कि गवर्नेंस नहीं थी, पुअर गवर्नेंस थी। इसी प्रकार राइटर यहां पे बताते हैं कि कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे या जो सिविल सोसाइटीज होती है ना, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर कई सारे प्रोग्राम चलाए। जैसे सक्षम एक सिविल सोसाइटी थी, तो उसने भी एक प्रोग्राम चलाया कि जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जो देख नहीं पाते हैं तो इन लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी टाइप की बनाई जिससे वो लोग पढ़ पाए। तो ये भी प्रोग्राम किस लिए था, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। इसी तरीके से ज्ञानशाला जो सिविल सोसाइटी थी उसने भी प्रोग्राम चलाया। बेसिकली इनका लक्ष्य था जो भी पुअर अर्बन स्लम चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको किस तरीके से शिक्षित करा जा सकता है। उसी प्रकार से रूम टू रीड, ये भी एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है जिसने इंडिया के अंदर प्रोग्राम चलाया, बेसिकली जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए। तो राइटर यहां पर कहते हैं कि इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी, ये सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, बट फिर भी आज के स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि यहां पर मास लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा, ये सब छोटे छोटे स्तर पे काम हो रहा है। एक बड़े स्तर पर यहां पर प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। दूसरा, यहां पर और ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज करना चाहिए, ठीक है। जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि टीवी की हेल्प से, ठीक है, जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएं, थोड़ा सा अपना जो कंटेंट है उसको और अच्छा करें, वीडियोस डालें अपने कंटेंट में जिससे बच्चा जो है वो बोर ना हो, उसको सीखने में और इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। कुछ साउंड मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ उपाय हैं जो राइटर यहां पर बताते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं, वो आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा। इसको आप सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि G20 का समिट बाली में हो रहा है, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं वहां पर उस समिट को अटेंड करने। तो यहां पर इस आर्टिकल में निकला हुआ है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है G20 का। अब देखिए, इसमें कई सारे हेडिंग वाइज यहां पर बताई गई इन चीजें, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से है वो है कि एजेंडा क्या है इस समिट का, ठीक है, मुद्दा क्या है। भाई ये लोग जो बैठ रहे हैं यहां पर 20 देशों के व्यक्ति, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, तो वो लोग यहां पर बैठ के चर्चा किस मुद्दों पर करेंगे, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला। इस आर्टिकल को, इस पिक्चर को एकदम रट लो। तो पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा है हेल्थ आर्किटेक्चर, यानी कि स्वास्थ्य पे बात करेंगे यहां पर। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, किस तरीके से करा जा सकता है। और तीसरा है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है, यानी कि ऊर्जा, यानी कि यहां पर ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 मुद्दे हैं जिस पर यहां पर चर्चा होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही राइटर यहां पर बताते हैं कि जिस तरीके से इंडोनेशिया ने ऐसे मुद्दों पर यहां पर बात करी है। अब देखो यहां पर मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने का प्रयास करो। अगर भारत में जो G20 होना है आपको पता है, ठीक है, अब भारत कोई ऐसा मुद्दा, मान लो कश्मीर का मुद्दा यहां पर उठा ले। अब कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का सपोर्ट करने चाइना आएगा या और भी बहुत सारे देश आ जाएंगे यहां पर, तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा जो इस मुद्दे पर सहमत होंगे। कुछ देश ऐसे आएंगे जो इस मुद्दे पर असहमत होंगे। तो यहां पर भारत से अपेक्षा करी जाती है कि भाई आप भी इंडोनेशिया से कुछ सीख के ऐसे मुद्दे अपने G20 समिट में उठाइएगा जिस पर जो ये 19 देश यहां पर इतनी बड़ी इकोनॉमी बैठेगी वो सारे लोग सहमत हों कि नहीं, ये वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, कोविड के बाद से जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे देशों में वैक्सीन की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई, तो उनको कैसे पूरा करा जा सकता है ये डिस्कशन होगा। डिजिटल हम लोग जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे देखिए क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उसमें हैकिंग हो सकती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, अपने अपने देश में किस तरीके से जो डेटा सिक्योरिटी है उसको करा जा सकता है।
प्लस ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उसको हर देश कैसे पूरा कर सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ हम लोग कैसे स्विच कर सकते हैं, किसी देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सारे देश ही सहमत हो जाएंगे। तो यहां पर इंडिया से भी यही अपेक्षा करी जा रही है कि यहां पर भी जब सम्मेलन होगा तो ऐसे ही मुद्दे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ यहां पर मुद्दों को उठाना है। अब चूंकि हम मेंबर हैं एससीओ के भी, हम मेंबर हैं क्वाड के भी, ठीक है, तो यहां पर चाइना और अमेरिका भी हो जाएगा। तो अब हम दोनों के मेंबर हैं तो हमें दोनों के ही हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एजेंडा क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि ये G20 जो है ये डिफरेंट क्यों है। देखिए यहां पर राइटर बताते हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बाद से कई सारे देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और इतने बड़े वॉर के बाद ये इतनी बड़ी समिट जो है वो हो रही है। और इस समिट में जब देश आएंगे तो कई देश ऐसे होंगे जो रूस का समर्थन करते होंगे, कई देश ऐसे होंगे जो रूस का समर्थन नहीं करते हैं। इस वजह से भी यहां पर ये समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, ये समिट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडोनेशिया इसी समिट में क्या करेगा, यहां पर इंडिया को अब नई जो G20 की समिट होने वाली है 2023 की, उसकी अध्यक्षता सौंपेगा। तीसरा, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो कोविड के बाद से उनकी ये फॉरेन विजिट होगी। दोबारा वो प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट हो गए तो दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उनकी पहली विजिट होगी। खैर ये वाला मुद्दा तो इतना परीक्षा के लिए हमारा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट यहां पर था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये भी मुद्दा है कि कौन कौन इसमें आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, तो ये सब लोग तो यहां पर आएंगे। बट जैसे यहां पर बात करी जा रही है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को भी वर्चुअली इस समिट में इनवाइट करा है, जबकि अगर पुतिन की बात करें या मैक्सिको की बात करें, ब्राजील की बात करें, वो इस समिट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब देखिए ये समिट का आउटकम क्या निकला, क्या इस समिट में चीजें होंगी, वो तो हमको बाद में पता लगेगा। अब देखिए अभी हाल ही में ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, याद रखिएगा कि G20 का जो लोगो था, जो भारत में होने वाली समिट है, हमने उसका लोगो डिजाइन करा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 का समिट भारत में हो रहा है, 24 का कहां पे होना है, ब्राजील में होना है, और 2022 में कहां पर हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। तो ये जो तीन देश हैं, ये तीन देश मिलके क्या बनाते हैं, ट्रोइका बनाते हैं। ठीक है, ये G20 के मेंबर्स हैं। अब देखिए ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, ये सारे मैंने लिए हैं G20 की इंडिया की वेबसाइट से। आपको पता होना चाहिए लोगो भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्लस G20 की जो वेबसाइट उसका भी उद्घाटन किया गया था। तो ये सब इंडियन वेबसाइट में है। G20 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। ये कुछ गेस्ट कंट्रीज हैं, इनके भी नाम ध्यान रखिएगा, इस पे प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इनवाइट करा जाएगा, यूएन हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखिए प्रश्न संख्या 8 पर आपको मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग शिक्षा संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है जो ट्राइबल्स होते हैं उनके स्कूल्स बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो यहां पर बात होगी। और जैसे ही ट्राइबल के स्कूल्स की बात करेंगे तो आपके मन में एक नाम आ जाता होगा, एकलव्य स्कूल्स का। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि क्या क्या इनके सामने प्रॉब्लम आ रही है। अब ये चर्चा में इस वजह से भी आया है क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ये आया है कि 740 एकलव्य जो स्कूल्स हैं, ठीक है, अच्छा इनका पूरा नाम क्या होता है, इनका पूरा नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ERMS, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है 740 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, और ये कहां पर खोले जाएंगे, एटलीस्ट 20,000 वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो वहां की टोटल पॉपुलेशन का 50% होना चाहिए। तो वहां पर एक एकलव्य स्कूल को जरूर खोला जाएगा। सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय था ना, उसकी जो समिति थी, संसदीय समिति, उसने बोला था कि ये जो जनसंख्या का क्राइटेरिया है ये सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसके बारे में कि एकलव्य स्कूल का जो आइडिया था वो कहां से आया। तो देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से मैंने इसको निकाला है। तो 1997 और 98 में जो भी अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते थे ना, इनको कैसे एजुकेशन मिल सकती है, उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो स्कूल्स थे, एकलव्य मॉडल जो था उनको खोला गया था। ये अगर आज की करंट डेट की बात करें तो टोटल कितने फंक्शंस हैं स्कूल, यानी कि कार्य कौन से कर रहे हैं, 392, और विद्यालयों की टोटल संख्या कितनी है, 686। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो इसमें परिवर्तन करा गया था,
तो ये तो भाई 1997 में नियम आया, तो इसमें परिवर्तन भी करे गए। पहले नियम ये हुआ करता था कि 20 एकड़ इतनी जमीन चाहिए होगी जहां पर एकलव्य स्कूल को खोला जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर जमीन अवेलेबल नहीं है तो क्या स्कूल नहीं खुलेगा? तो इस क्राइटेरिया को कम करके अब कितना कर दिया गया? 15 एकड़। बट यहां पर जो संसदीय समिति थी ना, उसने यहां पर प्रश्न उठाया कि भाई यहां पर तब भी दिक्कत आएगी, और यहां पर दो दिक्कतों की बात इन्होंने करी है। पहली दिक्कत कि जो ये आप स्कूल बनाने के लिए जमीन का जो क्राइटेरिया रखा है 15 एकड़ का, इतनी भी जमीन कहां मिलेगी? पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी। प्लस ये जो आपने 20,000 की जनसंख्या का शर्त रखी है, तो यदि अगर 20,000 की जनसंख्या नहीं हो पाएगी तो क्या ट्राइबल बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, वहां पर एकलव्य स्कूल नहीं खुल पाएगा? और कहीं ना कहीं समिति ने बताया कि यही रीजन है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में जो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उसके पीछे का। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन होता है वो हाल ही में किन दो भारत की बीचेस को दिया गया है? और दूसरा, एक्सरसाइज गरुड़ अभी अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो आपको बताना है ये किस कौन से दो देशों के बीच में होती है। अब आर्यन है, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 2024 में वो एग्जाम देना चाहते हैं तो वो नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर्स के। देखिए, 2024 में आप देना चाहते हो तो अब आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है वो यूपीएससी इस पे फोकस करता है। तो अब से जो करंट में न्यूज चल रही है, अब जैसे अभी आप G20 होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? COP27 हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन के जो मुद्दे होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो इनको आप अभी से कंटिन्यू करना स्टार्ट करिए, और जो करंट के नोट्स है ना उनको शॉर्ट में बनाइए, जो मेन मेन चीजें हैं वो लिखिए। बेबी का प्रश्न था कि इकोनॉमी के नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, इकोनॉमी के नोट्स बनाने के लिए ना, देखिए इकोनॉमी में दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक तो इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है, और दूसरा इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो स्टैटिक पोर्शन के जो नोट्स आते हैं, जैसे आप पढ़ते हो कि किसी देश का जो जीडीपी है वो इतना हो गया, तो ये तो करंट हो जाता है, परंतु जीडीपी क्या है ये स्टैटिक हो जाता है। तो वहां पर आप हेडिंग डालो जीडीपी, और उसको शॉर्ट में समझो, लिखो कि जीडीपी से आप क्या समझते हो। जीएनआई कहीं पे लिखा हुआ है तो वो क्या होता है। तो जितने भी ये इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं उनके आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, परंतु वो करंट अफेयर्स आपको समझ में तभी आएगा जब आपको स्टैटिक पोर्शन क्लियर होगा। आशीष पूछ रहे हैं कि 2023 में इनको एग्जाम देना है तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। बिल्कुल आशीष, देखिए 2023 में एग्जाम देना है तो ये मान के चलिए कि आपका इस साल जनवरी से करंट अफेयर्स उठाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी क्या करेंगे ना, आप जनवरी की बजाय पीछे से पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो आप अक्टूबर से करंट अफेयर्स उठाइए, अक्टूबर खत्म करिए, फिर सितंबर में जाइए, फिर अगस्त में जाइए, इस तरीके से पीछे जाते जाते जनवरी तक जाइए, ठीक है? तो इस क्रम में आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, और डेली का डेली जो द हिंदू का न्यूज एनालिसिस आता है, बिग न्यूज आता है, उसको डेली आप देखिए, तो उसका आगे वाला करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता रहेगा। संध्या का प्रश्न है कि 2025 में एग्जाम देना है तो करंट अफेयर्स कहां तक आना है। 2025 में देखिए संध्या, आपको एग्जाम देना है तो ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स पढ़ना तो मत छोड़िए, ठीक है? उसको तो प्रतिदिन पढ़िए। हाँ, अगर आपके पास नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है, अभी मान लीजिए कोई आप और भी पढ़ाई करते होगे, अभी के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है? बट 2023 के मिड में आपका जो करंट अफेयर्स है वहां से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बट करंट अफेयर्स डेली का डेली पढ़िए जरूर, कम से कम आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में हो क्या रहा है। चलिए, अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के मुद्दों विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने में हाइड्रोजन चर्चा का विषय है। इस संबंध में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग, भारत की व्यवहार्यता की आलोचनात्मक जांच करिए। दूसरा प्रश्न है, आजादी के बाद भारत को अपने बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देने में 62 साल लग गए और अभी भी हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तर्क संगत उपाय सुझाएं। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला प्रश्न, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो अगली बार आपके मेंस में आना ही आना है, क्योंकि देखिए COP27 में भी भारत ने इस मुद्दे को उठाया है, तो ये काफी ज्यादा बर्निंग इशू हो जाता है। चलिए, तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी द हिंदू के अगले सेशन में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।